एक बार एक हस्बैंड और वाइफ यानी पति और पत्नी दोनों आपस में बैठकर बातचीत कर रहे थे। बातचीत करते करते पत्नी रोने लगती है। रोते रोते कहती है कि देखो, ये जो आसपास के लोग हैं ना, मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं। ये आपके घर वाले भी मुझसे बात नहीं करते हैं और मेरे घर वाले भी बात नहीं करते हैं। तब उसका पति उसको समझाते हुए कहता है कि ये बात इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हम दोनों ने समाज से, परिवार से, रिश्तेदारों की बिना मर्जी के शादी जो की है, प्रेम विवाह जो किया है, इसी प्रेम विवाह को लेकर आसपास के लोग भी नाराज़ थे और यूँ कहें कि उनके समाज ने एक तरह से एक फरमान जारी कर दिया था कि इन लोगों से ज़्यादा वास्ता नहीं रखना है। इसलिए सब के सब लोग जब इनसे रुष्ट रहते थे, तब पति और पत्नी ने मिलकर एक प्लान बनाया। एक ऐसा प्लान, एक ऐसा षड्यंत्र। उन्होंने कहा कि इन गांव वालों को, इन रिश्तेदारों को, इन समाज के लोगों को एक सबक सिखाना चाहिए। और जब सबक सिखाने की प्लानिंग करते हैं तो उस प्लानिंग से न केवल गांव वाले परेशान हो जाते हैं बल्कि उत्तर प्रदेश पुलिस के भी पसीने छूट जाते हैं। यही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि एसी के रूम में बैठे हुए थे, वो भी कहीं ना कहीं पसीने पूछने लगते हैं और वो ऐसा षड्यंत्र रचते हैं कि उस षड्यंत्र की गूंज आज भी उस इलाके में गूंजती है। जब भी लोग इस घटनाक्रम को याद करते हैं तो लोग सिरहन उठते हैं, उनके अंदर से कहीं ना कहीं एक कपकपी सी छूटने लगती है। बात ही कुछ ऐसी थी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है फ़र्रुखाबाद, और फ़र्रुखाबाद का एक थाना लगता है मोहम्मदाबाद। दरअसल इसी थाना क्षेत्र का गांव है करथरिया। बात कर रहा हूँ 29 जनवरी 2020 की। लगभग 4:30 बजे के आसपास 112 नंबर पुलिस कंट्रोल को फ़ोन पहुँचता है और वो कहते हैं कि साहब, गाँव का ही एक व्यक्ति है जिसका नाम है सुभाष बाथम और उसकी पत्नी रूबी। इन्होंने लगभग 10-11 बच्चों को अपने घर के अंदर कैद कर लिया है। जैसे ही सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को पहुंचती है, लखनऊ से सीधी पहुंचती है उस मोहम्मदाबाद थाने पर, और मोहम्मदाबाद थाने के जो इंस्पेक्टर राकेश कुमार अपनी टीम के साथ दौड़ते हुए इस गांव की तरफ दौड़ते हैं, पहुंच जाते हैं और वहां जाकर पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार माजरा क्या है। तभी गाँव के लोग आपस में बातचीत करते हुए इंस्पेक्टर साहब से बताते हैं और कहते हैं कि इंस्पेक्टर साहब, लगभग 2:30 बजे से ये व्यक्ति जिसका नाम सुभाष है, उसकी पत्नी का नाम रूबी है, वो घर घर में जाकर बच्चों को इकट्ठा कर रहे थे। इकट्ठा कर कर कह रहे थे कि आज उनकी बिटिया का जन्मदिन है, शाम को घर पर ज़रूर आना। और धीरे धीरे करते ऐसे ही शाम की जब 4:30 बज जाते हैं, कई बच्चे ऐसे थे जो 2 बजे ही वहाँ जाकर बैठ जाते हैं। 2 बजे से ही इंतज़ार कर रहे थे खाने पीने का। तभी एक व्यक्ति जब गांव का अपनी बेटी को लेने के लिए उस घर के दरवाजे को खटखटाता है, लोहे का वो दरवाज़ा था, और उसको जैसे ही नॉक करता है, कहता है कि मेरी बेटी को भेज दो। तो अंदर से लगभग जो ज़मीन से उठा हुआ लगभग 3 इंच, या कह सकते हैं कि इतना जितना हिस्सा आप देख रहे हैं, इतना ऊंचा उठा हुआ दरवाज़ा था ज़मीन से। तभी वहाँ से एक तमंचा निकलता है और उसमें से गोली चलती है, और जैसे ही गोली चलती है तो हड़कंप मच जाता है। वो व्यक्ति दौड़ता हुआ गांव की तरफ जाता है और चीखता है, चिल्लाता है, शोर मचाता है, कहता है कि मेरी बेटी को इसने बंधक बना लिया है। जब ये खबर फैलती है तो लगभग 10 लोग इकट्ठा हो जाते हैं और 10 लोग कहते हैं कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी बहन, सब के सब ऐसे कहने लगते हैं। उसको भी तो बुलाने आया था। और जैसे इंस्पेक्टर साहब उसके पास पहुँचते हैं, उससे कहते हैं कि दरवाज़ा खोलो। तुरंत एक गोली और चलती है, और एक गोली और चलने के बाद पुलिस वाले भी, उनमें हड़कंप मच जाता है, कहीं ना कहीं कभी छूट जाती है कि आखिरकार करें तो क्या करें। लगभग 4:30 बजे पुलिस को फ़ोन किया गया था। आधा घंटा पुलिस को वहाँ पहुँचने में लग जाता है, 5 बज जाते हैं। और ये बात फिर अब न केवल उस थाने तक थी बल्कि उस ज़िले के एसएसपी और डीएम तक पहुँच जाती है। एक तरफ तो पुलिस वाले इकट्ठे हो रहे हैं ये देखने के लिए किस तरह से इन बच्चों को बचाया जाए, और दूसरी तरफ दिल्ली से लेकर लखनऊ तक हर जगह ये मैसेज आग की तरह फैल चुका था कि एक व्यक्ति ने 10-12 बच्चों को किडनैप कर लिया है, बंधक बना लिया है। इंस्पेक्टर साहब सबसे पहले पहुंचे थे अपनी टीम को लेकर। तो इंस्पेक्टर साहब एक बार फिर से कोशिश करते हैं और अपने एक सिपाही से कहते हैं कि तुम देखो जाके आगे बढ़कर, कि हो सकता है कि तुम्हारी बात मान ले। मगर जैसे ही वो सिपाही आगे बढ़ने की कोशिश करता है, फिर एक गोली चलती है, और वो गोली अब की बार सिपाही को छूते हुए निकल जाती है, जिससे वो मामूली रूप से घायल हो जाता है। अब ये बात मुख्यमंत्री से लेकर डीजीपी और दिल्ली हर जगह फैल चुकी थी। उधर जिनके बच्चे गायब थे वो लोग भी सामने आने लगते हैं। अब तक संख्या 10-11 बताई जा रही थी। धीरे धीरे करके ये संख्या
20, 21 इस तरह से पार होते होते संख्या 23 तक पहुंच जाती है। उसमें कोई 10-12 साल का बच्चा भी है, कोई 15 साल का बच्चा भी है, कोई 5 साल का भी है, कोई 2 साल का भी है। इसी तरह से वो जो आसपास के मोहल्ले के बच्चे थे, 23 बच्चों को उसने बंधक बनाया हुआ था और बंधक बनाकर अंदर ही रखा हुआ था। और जो भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, तुरंत ही वो अंदर से गोली चलाता था, जिसकी वजह से फिर किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। ये सब देखते हुए इंस्पेक्टर राकेश कुमार ने अपने और 2 साथियों के साथ आगे बढ़ने की जैसे ही कोशिश की है, तुरंत अंदर से ग्रेनेड आता है और ग्रेनेड फट जाता है। उसके ग्रेनेड फटते ही इंस्पेक्टर राकेश कुमार गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। साथ ही 2 जो सिपाही साथ में होते हैं वो भी गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। और यहाँ पर डीएम और एसएसपी को जब सूचना मिलती तो रात के लगभग 8 बज चुके थे, लेकिन उस व्यक्ति ने हिम्मत नहीं हारी और उन लोगों को अंदर ही बंधक बना के रखा था। गांव में चीख पुकार मच जाती है। जिनके बच्चे अंदर बंद थे वो बच्चों के माँ बाप, उनके परिवार के लोग बुरी तरह से रोने लगते हैं। धीरे धीरे करके ऑफिसरों का वहाँ पर जमघट लगना शुरू हो जाता है और सभी की एक ही कोशिश थी कि एक भी बच्चे को खरोंच नहीं आनी चाहिए। किसी भी तरकीब से, किसी भी सूरत से आखिरकार इन बच्चों को बचाना है। मगर पुलिस वालों की जितनी भी तरकीबें थीं वो नाकामयाब हो रही थीं। डीएम और एसएसपी जब मौके पर पहुंच जाते हैं, गांव में पूछा जाता है कि इस व्यक्ति का सबसे करीबी आदमी कौन है। तब पता चलता है कि गांव के जो दुबे जी हैं वो इसके दोस्त हैं, बहुत ज़्यादा करीबी हैं। जल्दी से दुबे जी को बुलाया जाता है। दुबे जी आते हैं और आकर बड़े ही हिम्मत करके, क्योंकि बचपन के दोस्त थे, आके दरवाज़ा जैसे खटखटाते हैं, कहते हैं कि अरे सुभाष, मैं हूँ तेरा दोस्त, तेरा बचपन का यार, दरवाज़ा खोल, जो बात है तू मुझे बता, मैं देखता हूँ। और जैसे वो ये आवाज़ लगाता है, अंदर से एक और गोली आती है और वो गोली उसकी दोनों टांगों को चीरते हुए पार निकल जाती है और वो टांगों से पूरी तरह से बेकार हो चुका था। कह सकते हैं कि शायद वो आज तक भी ठीक से चल नहीं पाता है। पुलिस की ये कोशिश भी नाकाम रहती है और धीरे धीरे करके वक्त आगे बढ़ने लगता है। 4:30 बजे से ये अभियान शुरू हो चुका था। रात के 8, 9 और 10 जब बज जाते हैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस घटना की पल पल की जानकारी डीजीपी ओपी सिंह से ले रहे थे। कह रहे थे कि अब क्या हुआ है, एक भी बच्चे को खरोंच नहीं आनी चाहिए। पुलिस वाले करें तो क्या करें। उन्हें डर इस बात का भी था कि उसके पास हैंड ग्रेनेड भी हैं, उसके पास हथियार भी हैं, वो छूटते ही गोली चलाता है। कोई बात करने की कोशिश करता है तो बात नहीं करता। फिर एसएसपी साहब ने एक बड़े से माइक का इंतज़ाम किया ताकि उसके पास तक दूर से आवाज़ पहुंच सके और वो कहते हैं कि सुभाष बाथम, जो भी तुम्हारी मांगे हैं, जो भी तुम्हारी समस्याएं हैं, एक बार आप हमें बताइए, हम तुम्हारी हर एक समस्या का समाधान करेंगे। तब वो कहता है कि मेरे गांव वाले मुझसे बात नहीं करते, मेरे परिवार वाले मुझसे बात नहीं करते, आसपास के लोग मुझसे बात नहीं करते, सब लोग मुझे दुश्मन समझते हैं। तो क्या इन लोगों के दिलों में मेरे लिए प्यार जगा सकते हो तो इनसे बात कर लीजिए। जब ये एसएसपी के पास बात पहुंचती है तो एसएसपी भी बड़े परेशान हो जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार क्या वजह है। तब गांव वाले बताते हैं कि साहब, इस व्यक्ति ने परिवार से, समाज से अलग हटकर प्रेम विवाह किया था, इसलिए गांव के लोग इससे नफ़रत करते थे और शायद इसी नफ़रत की, इसी टीस की वजह से इसने गांव के 23 बच्चों को अंदर बंद कर लिया है। फिर एक बार डीएम साहब उसी माइक पर बोलते हैं, कहते हैं कि सुभाष, हम तुम्हारी हर एक मांग पूरी करेंगे, लेकिन आप इन बच्चों को छोड़ दो। एसडीएम साहब और डीएम साहब और एसएसपी साहब जब ये बात करते हैं तो वो कहता है कि साहब, अगर ऐसी ही बात है तो आप अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक मैसेज भेज दीजिए, उनसे कहिएगा मैंने लगभग 23 बच्चों को बंधक बनाया हुआ है, ठीक है, एक बच्चे के हिसाब से मुझे 1 करोड़ रुपए दे दीजिए। यानी कि 23 बच्चे 23 करोड़ रुपए, और साथ ही उसके ऊपर जो कुछ मुकदमे लगे हुए थे पूर्व में, क्योंकि वो पहले जेल से छूट कर आया था, इसलिए वो मुकदमे भी ख़त्म कर दीजिए, वापस कर दीजिए। डीएम साहब यही कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे लिए 21 करोड़ रुपए का इंतज़ाम करते हैं, बस तुम कोई भी ऐसी हरकत मत करो जिससे कि किसी को नुकसान पहुँचे। करते करते 12 से 1 बज जाता है, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं होता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डीजीपी ओपी सिंह के माध्यम से एक व्यक्ति जो कि बहुत ही तेज़ तर्रार, जिसका नाम आईपीएस मोहित अग्रवाल, जो कि उन दिनों कानपुर के आईजी हुआ करते थे, उनको मैसेज देते हैं। और ये मैसेज तो काफ़ी देर पहले पहुंच चुका था, लेकिन 447 किलोमीटर की जो दूरी थी उसे तय करना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन आईजी साहब को जैसे ही मैसेज मिलता है, आईजी साहब को वहाँ पहुँचते पहुँचते
1 बज जाता है और 1 बजते ही जैसे वो घर पहुंचते हैं वो कहते हैं कि आप एक काम करो, इस दरवाजे को ये खोल नहीं रहा है तो ये लोहे का जो दरवाज़ा है इस पर कुछ ईंट पत्थर मारने की कोशिश करो, और जैसे ही ये ईंट पत्थर जब मारेंगे तो फिर ये गोली चलाएगा, और ये गोली चलाएगा तो इसके पास जितनी भी गोलियां होंगी वो सब ख़त्म हो चुकी होंगी। ऐसा ही करते हैं। लेकिन वो बहुत चालाक, बहुत शातिर किस्म का इंसान, उसने कोई उस पत्थरों के मारने का उसने कोई रिवर्ट नहीं किया, उसने कोई गोली नहीं चलाई। वो शांत पड़ जाता है और वो बच्चों को परेशान करने लगता है। अंदर से बच्चों की चीख पुकार की आवाज़ सुनने के बाद सब रोने लगते हैं। अब यहाँ पर कोई पुलिस वाले या गांव के लोग नहीं थे, बल्कि ये मैसेज आसपास के बहुत दूर दूर तक इलाकों तक फैल जाता है। इस गांव को लगभग 10 से 20 हज़ार लोगों ने घेरा हुआ था। अब ये सब ठीक चल रहा है, तब आईजी मोहित अग्रवाल कहते हैं कि एक काम करिए, 2 टीम बनाइए, एक पीछे से जाएगी, एक सामने से जाएगी। अगर कोई मरे तो मरे, मुझे ये बच्चे ठीक ठाक चाहिए। ऐसे ही करते हैं। और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, दरवाज़ा खुलने के बाद अंदर से उसकी पत्नी रूबी कुछ संदेश देना चाहती थी। बाहर निकल कर ये कहना चाहती थी शायद कि जो भी हुआ है उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, या कुछ भी एक संदेश देना चाहती थी। लेकिन गांव के ही 2-4 लोग जिनके बच्चे अंदर बंद थे वो दौड़ते हुए जाते हैं और उस महिला यानी कि रूबी को खींचकर बाहर ले आते हैं। और जो बाहर 10,000 से ज़्यादा के लोगों की भीड़ जमा थी, वो लोग उस महिला को दबोच लेते हैं और तब तक उसको मारते हैं जब तक कि उस महिला की मौत नहीं हो जाती है। हालांकि पुलिस ने बचाकर उसको हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन हॉस्पिटल में जैसे ही वो महिला पहुंचती है तो पता चलता है कि डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं, वो मर जाती है। बचता है सुभाष। सुभाष पुलिस के निशाने पर था। वो 2 टीम तो अंदर जा ही रही थी, साथ ही चारों तरफ से पुलिस वाले अपना निशाना साध लेते हैं और दिल्ली मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बात करते हैं। वहाँ से एनएसजी कमांडो, साथ ही एटीएस को भी मौके पर बुलाया जाता है। वो टीम भी फर्रुखाबाद की तरफ वहाँ पहुँचने ही वाली थी। रात के जब 1 बज चुके थे, जैसे ही ये सुभाष दरवाजे पर सामने आता है तो पुलिस को देखते ही वो गोली चलाने लगता है। और जब पुलिस को देखते ही गोली चलाने लगता है तो पुलिस जवाबी कार्रवाई में भी अपनी तरफ से जब गोली चलाती है तो एक के बाद एक कई गोलियां लगने के बाद सुभाष हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सो जाता है, यानी कि मर जाता है। उसे पुलिस मुठभेड़ में मार दिया जाता है। जैसे वो मरता है तो गांव के हज़ारों लोग बस जय जयकार के नारे लगाने लगते हैं, पुलिस वालों की जय जयकार करने लगते हैं। अंदर जाकर जब पुलिस वाले देखते हैं कि बच्चे को निकाला जाता है तो सारे के सारे बच्चे, एक बेसमेंट बनाया हुआ था उसके अंदर सुरक्षित बैठे हुए थे। बच्चे जब बाहर निकलते हैं तो बताते हैं कि आज जन्मदिन के नाम पर हम लोगों को यहाँ बुलाया गया था, बाकायदा केक भी काटा गया था, लेकिन ये क्या करने वाले थे हमारे समझ में नहीं आया। तभी से जब गोलियों की आवाज़ आती है, बाहर से शोर शराबा की आवाज़ आती है, तो कई बच्चे ऐसे थे जो दहशत की वजह से डर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, उनको होश नहीं आता और उन बच्चों को तुरंत हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, उनका प्राथमिक उपचार कराया जाता है। ज़्यादातर बच्चे ठीक होते हैं और ठीक होती है उसमें रूबी और सुभाष की बेटी, वो भी ठीक होती है। लेकिन छोटी बच्ची थी, उसे नहीं पता था कि उसकी माँ, उसके बाप ने क्या काम किया है। उसे नहीं पता था कि वो इस दुनिया में अब नहीं है। उसे नहीं पता था कि उसकी परवरिश अब कौन करेगा। आईपीएस ऑफिसर यानी कि आईजी कानपुर ने जब देखा उस बच्ची को रोते हुए तो उस बच्ची को अपनी गोद में लेते हुए वो कहते हैं कि इस बच्ची की पालने, इसकी बच्ची की पोसने की जिम्मेदारी अब मेरे ऊपर है। ये जब तक बड़ी होगी तब तक मैं इसकी शादी भी कराऊंगा, इसकी पढ़ाई लिखाई से लेकर हर तरह का खर्चा दूंगा जो एक बाप अपनी बेटी के लिए कर सकता है। इन बच्चों को बचाने के लिए पुलिस का जो अभियान था ये ज़रूरी था, मजबूरी था। हम किसी को मारना नहीं चाहते थे। जो भी थी बातचीत कर सकता था। लेकिन जब उस बच्ची की परवरिश की जिम्मेदारी आती है तो उस लड़की की सगी बुआ सामने आती है और कहती है कि साहब मैं इस बच्ची की परवरिश करूँगी। तभी आईपीएस ऑफिसर मोहित अग्रवाल कहते हैं कि जितना भी खर्चा इस बच्ची का होगा ये खर्चा मैं आपको वक्त पर पहुंचाता रहूँगा। और इस बात को आज 2 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। आज भी उस बच्ची के लिए जो ज़रूरत की चीज़ होती हैं आईपीएस ऑफिसर मोहित अग्रवाल पहुंचाते हैं। और इसी बीच जब ये पूरा घटनाक्रम चल रहा था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पल पल की जानकारी ले रहे थे, तभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ऐलान किया था कि ये सभी बच्चों को सकुशल बचाया गया। तो मैं इस टीम को, इस जो आईजी कानपुर की जो उसमें बनाई गई थी सानिध्य में जो टीम बनाई गई थी, उसको 10 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। और ठीक वैसे ही होता है। मुख्यमंत्री ने अपने वादे को पूरा किया और निभाया और सब बच्चों को सकुशल वापस लाया। और बाद में उस बच्ची की आज भी परवरिश हो रही है।
दोस्तों, इस घटनाक्रम को, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।